भारतीय जनता पार्टी। इतना समय क्यों लग गया ये कहने में, बात क्यों इतनी, ये बात करने के लिए इतना लंबा समय क्यों लगा? इसलिए लग गया समय, वो जो पुराना डर हजारों सालों का इनके दिमाग में बैठा हुआ है, ओए कमेरा बैठ उठते, ओए चीरा बैठ उठते, ओए तरखाना बोला ले आंदी, ये जो डर है इनके दिमाग में वो आज तक निकल नहीं रहा। आज गुरु गोविंद सिंह को रोल मॉडल लेकर चल रहे हैं हम। वो जमाना था जब उन्होंने 5 सिर मांगे थे, लेकिन वो तो सत्ता का विरोध है, सरकार का सीधे तौर पर विरोध है। फिर वो नहीं, हम सरकार की मौके की अगर गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं तो मौके की हुकूमतों के साथ टक्कर है, सीधी किसी एक से नहीं है। टक्कर तो लेनी पड़ेगी, जो टक्कर नहीं लेगा वो मर जाएगा, सीधी बात है। वो जो हालात बनाए जा रहे हैं, ये जानबूझकर टक्कर पैदा करने के हालात बनाए। ये कहा जाता है कि ना तो जाति के आधार पर है, ना वर्ण व्यवस्था है, अब तो देश कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है। तो देश कॉन्स्टिट्यूशन में से चल रहा है, मानते हैं, देश कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है, मानते हैं हम, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन है एससी के लिए, ओबीसी के लिए, वो जातीय आधार पर है, ना कि वो किसी आप पार्टी को ले आएंगे बीच में। माफ़ करना, जो अब जो पीछे लिस्ट निकली थी 17 जातियाँ इंक्लूड कर दी, उसमें एक जाति एक दिन लिखते हैं वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, फिर दूसरे तीसरे दिन न्यूज़ लगती है वेस्ट पाकिस्तानी हिंदू रिफ्यूजी। ये क्या फ़र्क है? वो कौन सी जात है? अब ये आपकी खबर चलेगी, वो जातें डाल दी गई जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट में इंक्लूड ही नहीं थी, वो जानबूझकर उधर से लाई डाल दी गई। जैसे वो मणिपुर में हुआ, क्या ऐसे हालत पैदा कर देंगे हमारे लिए? इट इज़ वेरी सीरियस फॉर वी पीपल। नहीं, अब ये जो खबर चलेगी, अब लोग कहेंगे कि आरक्षण की वजह से ये सब कुछ होता है। ये कमेंट आते हैं नीचे कि आरक्षण खत्म कर दीजिए तो जातियाँ खत्म हो। आप ये बताएं कि जब ये आरक्षण लागू नहीं था, मान लिया 26 जनवरी 1950 से पहले आरक्षण लागू नहीं था, आप मुझे जवाब दें वो किन लोगों को आरक्षण था? बस आप दें ना जवाब मुझे। जवाब तो उनसे पूछिए जो नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो किन लोगों को आरक्षण था? तलवार किसके हाथ में थी? तराजू किसके हाथ में था? पैसा किसके हाथ में है? ज्ञान विज्ञान किसके हाथ में था? हमारे हाथ में तो वो बर्तन बनाना था, बस इसके ऊपर कुछ नहीं। खुल के बता दीजिए किनके हाथ में? हाँ जी, वो आप अच्छी तरह जानते हैं, जो आप अच्छी तरह जानते हैं, जो सवर्ण जाति के लोग हैं, जो वर्ण व्यवस्था से ऊपर जाति के लोग हैं, उनके। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुँचा सके। साथियों, इस वक्त हम प्रजापति समाज के लोगों के बीच में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर संत राम बीए की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। और यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए हैं उन लोगों के विचार क्या हैं। और हरियाणा से डॉक्टर कमल किशोर प्रजापति जो हमारे पास यहाँ पर आए हैं, उनसे बात करना ज़रूरी इसलिए है कि जम्मू की धरती पर वो आए हैं और प्रजापति समाज की जागरूकता की जो बात चल रही है, अब जागरूक होने लगे हैं। तो पहले तो बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सबका। मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रजापति समाज, अभी भाषण में कहा गया कि लेट जागा है, काफ़ी लेट जागा है, और अब जो समय निकल चुका है उसे रिकवर कैसे किया जाएगा और आगे कैसे पहुँचेगा? देखिए, उसको तो रिकवर करने का बस एक ही तरीका है कि जो युवा पीढ़ी है वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो, और जो हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने वाकई में धरातल पर समाज के लिए काम किया है, मैं काल्पनिक पात्रों पर विश्वास नहीं करता, उनको जाने, उनको पढ़ें और उनके बताए हुए रास्ते को फॉलो करें। जैसे आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं आदरणीय संत राम बीए की, तो संत राम बीए को पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने 2 किताबें अपने जीवन की जो विशेष लिखी हैं, हालांकि सैकड़ों किताबें लिखी हैं, तो उन 2 का उल्लेख मैं यहाँ करना चाहता हूँ। एक तो उनकी आत्मकथा है मेरे जीवन के अनुभव, जिसमें उन्होंने अपने जीवन की उन बातों को लिखा है जो उसके साथ बीती और जो उन्होंने अनुभव की। और दूसरा है हमारा समाज। हमारा समाज पुस्तक तो यूँ समझ लीजिए कि इस देश का सबसे बड़ा शोध है जातियों के विषय पर, कि इस देश को गर्त में धकेलने के जो जातिवाद कारण है उसका निवारण कैसे हो और उसको कारण बना क्यों, वो सारी बातें उस हमारा समाज पुस्तक में है। ये 2 पुस्तकें ज़रूर से ज़रूर किसी भी युवा को पढ़नी चाहिए, और ये किसी जाति की बात भी नहीं है, एवरीबडी, कोई भी किसी भी जाति का हो, वो ये दोनों पुस्तकें ज़रूर पढ़े। सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है ओबीसी समाज की भारत में, लेकिन ओबीसी समाज अपने हकों को लेने के लिए
आवाज़ उठाने में संकोच क्यों कर रहा है? उसका सबसे बड़ा कारण मैं यही मानता हूँ कि उसकी परवरिश इसी प्रकार की हो रही है कि उसको हम झुकना सिखाते हैं, उसको हम अपने हक लेने की तालीम देते नहीं हैं। जब जब हम झुकना सिखाएंगे तो वो झुकना ही सीखेगा। एक आध महापुरुष हमारा बाहर निकला, हमने उसका साथ नहीं दिया, वो अपना जो उसका सामर्थ्य था वो पूरा काम करके चला गया, उसके बाद फिर भी हमने उसको नहीं उस बातों को उनकी बातों को माना, तो फिर पीछे रहेंगे ही नाम। तो इसका सीधा सा मेरा तो बस एक ही कहना है कि आज का युवा जो है ना वो जाके हिम्मत करे। बोलने की हिम्मत जब तक उसमें नहीं होगी और जानने की इच्छा उसके अंदर नहीं होगी तब तक वो प्रगति नहीं कर सकता। इसी प्रकार से फिर वो पिछड़े के पिछड़े रह जाएंगे। प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी बता रहे हैं और ओबीसी प्रधानमंत्री के होते हुए ओबीसी समाज की जो हालात हैं या जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां बनी हुई हैं, उसे कैसे देखें? मैं ये मानता हूँ कि एक तो मुखौटा होना और एक वास्तविकता होना दो अलग अलग बातें हैं। अगर प्रधानमंत्री जी खुद को पिछड़ा बता रहे हैं तो पिछड़ों के लिए कुछ करें, कुछ खास करें। अभी तक या तो प्रधानमंत्री ये बताएं कि भाई उन्होंने पिछड़ों के लिए किया क्या है, तब तो हम मानेंगे कि वो पिछड़े हैं। अन्यथा तो वो पिछड़ा कोई भी किसी को कोई भी कह सकता है। अभी आपके यहाँ मैं जम्मू कश्मीर की एक बाइट देख रहा था फारूक अब्दुल्ला की, जो दिल्ली आए थे, तब वो कह रहे थे कि ब्राह्मणों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। भाई वो किस बेस पे कह रहे हैं, उनका आधार क्या है, उन्होंने किस प्रकार का क्या सर्वे किया हो तो वही जानते हैं। तो इस प्रकार से पिछड़े होने का कोई फायदा तो है नहीं। देश में सरकारें बनाना या गिराना अगर देखा जाए तो ओबीसी समाज की सबसे ज़्यादा जो वोट है, सबसे ज़्यादा वोट वो कास्ट करते हैं, लेकिन सरकार बनाने और गिराने में उनका योगदान रहता है। पर अपना हक लेने की जब बारी आती है, अपनी बात करने की बारी आती है, फिर खामोशी क्यों? असल में उनको एक बात समझाई जाती है धार्मिक शास्त्रों के द्वारा कि नेकी करो नदी में डाल। तो ओबीसी समाज तो सदियों से यही करता आ रहा है। और दूसरा उससे कहा जाता है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। फल की चिंता वो करता ही नहीं, कर्म करता रहता है, हाड़ तुड़ाता रहता है, बच्चे मरते रहते हैं, खुद फटे कपड़ों में घूमता रहता है और फल की चिंता किए बिना देखो उसका हाल क्या है। पिछड़ापन सिर्फ एक शिक्षा का नहीं है, सिर्फ धन का नहीं है, इस मन का भी है। दिमाग का जो पिछड़ापन है, जो दूसरे के प्रेशर में रहना, दूसरे के दबाव में रहना, दूसरों की बातों में आना, सबसे बड़ी बात यही है। इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी जब वो अपनी सरकार नहीं बना पा रहा, सत्ता पर काबिज नहीं हो पा रहा, तो मैं यही मानूंगा कि उसको इस पिछड़ेपन से निकलना पड़ेगा। आप कहते हैं कि दूसरों की बातों में आ जाना ये गलतियां थी, लेकिन बाबा साहब ने जब इन लोगों के लिए सोचा, ओबीसी समाज के लिए सोचा, फिर उनकी बातों में क्यों नहीं आए? उनकी बात समझ क्यों नहीं आई? अपनों की बातों में नहीं आते ना। पिछड़ापन किसको कह रहे हैं हम? उसी को तो कह रहे हैं कि वो अपनों की बातों में नहीं आते, गैरों की बातों में आते हैं, इसीलिए पिछड़ेपन में रहते हैं। जब तक वो अपनों की बातों में नहीं आएंगे या अपना रास्ता खुद तय नहीं करेंगे तब तक पिछड़े ही रहेंगे और ऐसी प्रकार इनका शोषण होता रहेगा। तो पिछड़े वर्ग को जागना ही होगा। यही उसका एक तरीका है कि वो पढ़े, समझे, जाने, तर्क करे और आगे बढ़े। आखिरी सवाल है कि आप हरियाणा से हैं, हरियाणा में ओबीसी समाज में कितनी जागरूकता आ चुकी है और जम्मू की धरती पर आए हैं, जम्मू में इन लोगों से मिलकर के क्या लग रहा है कि वाकई में आज जिस मुहिम को शुरू किया है ये कामयाब हो पाएगी? देखिए सर, मैं हरियाणा से आया हूँ यहाँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो मुहिम हमारे इन महापुरुषों ने शुरू की थी तो उसका काफ़ी अब यहाँ देखने का अब रंगत मिल रही है। अब ये देखिए कि अगर पिछड़ेपन को हम आरक्षण के नज़रिए से भी देखें, मैं इसको एक पैरामीटर मानता हूँ, क्योंकि लोग कुछ भी कहें, इसको भीख कहें, जो भी कहें, जो मर्जी कहें, ये भीख नहीं है, हमारा हक है। और आरक्षण कोई किसी की योग्यता को नहीं नीचे करता है, वो उसको उसकी योग्यता को परखने के मौके देता है। ये बात हमारे इन लोगों को समझनी पड़ेगी। ये पहले भीख लगा करती थी, आज से पहले न पहले भीख लगा करती थी, न आज भीख है। ये इन लोगों को समझना पड़ेगा। जो लोग इसको भीख बताते हैं वो खुद भिखारी हैं। पहले अगर ये भीख नहीं लगती थी तो पहले लेने से मना क्यों कर दिया समाज? देखो वही बहुत पिछड़ापन, मानसिक पिछड़ापन। उनके पास अपने ना विचार थे, ना शौक थे, ना ज़रूरत थी उनकी। वो पेट भरते थे, आगे बढ़ जाते थे। लेकिन जैसे जैसे समाज में जागृति आई, शिक्षा आई, संतराम बीए जैसे महापुरुष बाहर निकले, ज्योतिबा फुले जैसे लोगों की क्रांति इस देश में हुई, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान भी देश में आया, शिक्षा मिली सबको, तो अब लोग जाग रहे हैं। अब तो शिक्षा छीनने की तैयारियां कर ली हैं, अब तो शिक्षा इतनी महंगी कर दी है कि शिक्षा मिल ही नहीं पाएगी। अब कैसे लड़ा जाए? उसका कारण यही है कि अब पिछड़ा, शोषित, पीड़ित जो भी है वो जाग रहा है। अब उनको और कोई रास्ता मिल नहीं रहा है इनको दबाने का। अब वो इस शिक्षा को उससे इस प्रकार से छीनना चाहते हैं। लेकिन कोई भी तरीका हो, कोई भी कारण हो, इनको उस शिक्षा को पाना ही होगा, चाहे वो जिस भी प्रकार से मिले। बाबा गाडगे बाबा कहते थे कि एक रोटी आप खाइए बेशक, या वो भी मत खाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। ये हमारे महापुरुष से मैं फिर बार बार वही बात कह रहा हूँ कि मेरी संतराम बीए पे पीएचडी इसलिए हुई कि मैं देखना चाहता था कि मेरा महापुरुष क्या रहा है। तो हमने शोध किया, जाना,
उन्होंने जो कहा वो माना और अब आगे प्रचार कर रहे हैं। इसी समाज को धर्म और शिक्षा में से किसको चुन लेना चाहिए? अब साइंस को मानना चाहिए या धर्म को मानना चाहिए? धर्म जो है वो शिक्षा का एक हिस्सा हो सकता है, वो सब कुछ नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी धर्म चुना था, लेकिन शिक्षा को छोड़ के थोड़े ना चुना था। तो आप धर्म को चुनिए, आपकी अपनी मान्यता है। मैं ये किसी धर्म का यहाँ पर बुराई और प्रचार करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मैं एक बात मानता हूँ, अगर आपको धर्म ही मानता तो सबसे बड़ा शिक्षा है। इससे बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। तानाशाह, बड़े से बड़ा तानाशाह सिर्फ शिक्षा से डरता है और किसी चीज़ से नहीं डरता। इसलिए सबसे पहले वो आपके शिक्षा के रास्ते बंद करता है। और ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, मेरा मानना ये है कि ये एक प्रकार से आपके शिक्षा के रास्ते बंद करने का जरिया है। इससे बचिए। शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, फिर बात घूम फिर कर आ रही है शिक्षा पर। तो शिक्षा जो है वो सबसे ज़रूरी है। साहब, बड़ा ज़ोरदार भाषण दिया आपने, नारे भी लगवा दिए, ये जागेंगे कब? सर, ये जो निशानी है, ये जो निशानी है जागने की निशानी है। ये जो सामाजिक तौर पर हम लोग ये कर रहे हैं, ये आज इतने महापुरुषों की यहाँ फोटो आपने देखी हैं, संतराम बीए जी की भी देखी हैं। ये सामाजिक तौर पर इनकी जो जागृति है उसको दिखाने के लिए, उसको इनको जगाने के लिए है। आज पहली दफ़ा ओबीसी के सभी वर्गों के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, किसी भी शेप में, चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी हैं। ये दर्शाता है कि ये लोग जो हैं बड़े तंग पड़े हुए हैं और अपना जो हिस्सा लेने के लिए ये इकट्ठे होंगे और वक्त आ गया है कि ये इकट्ठे हो जाएंगे। हम मानते हैं कि इनको इकट्ठा होना पड़ेगा और ये भी मानते हैं कि इकट्ठे हुए भी बिना और एजुकेशन के बगैर हम आगे नहीं निकल सकते। और पूरी कोशिश करेंगे हम कि इनको आगे निकालने की, और ये आगे निकलेंगे भी। अब समय आ गया है, समय का परिवर्तन होता है हमेशा, ऐसी बात नहीं है। गुरु महाराज ने भी कहा है, सभी ने कहा है कि समय का परिवर्तन होता है। तो अब समय का परिवर्तन होने का वक्त आ गया। परिवर्तन होगा, आपके होते हुए ही होगा, और आप देखेंगे कि वाकई ही जो हमने कहा था उस वक्त वो सच हुआ है, गलत नहीं हुआ। इतना समय क्यों लग गया ये कहने में? बात क्यों इतनी, ये बात करने के लिए इतना लंबा समय क्यों लगा? इसलिए लग गया समय, वो जो पुराना डर हजारों सालों का इनके दिमाग में बैठा हुआ है। ओए कमेरा बैठ उत्ते, ओए चीरा बैठ उत्ते, ओए तरखाना ओला ले आंदी। ये जो डर है इनके दिमाग में, वो आज तक निकल नहीं रहा है। ये सोच नहीं रहे हैं कि आज ऐसा डर हमारे पास कोई नहीं है, हम पर कोई नहीं है। एक राजा आता था तो डर के मारे ये भाग जाते थे, ब्राह्मण आता तो डर के मारे भाग जाते थे। आज हम सबको भगाते हैं, जिसे एक छोड़ के मैं कहता हूँ हज़ारों अगर आ जाएं, मुझे अकेले को फेंक दो उधर। अगर हज़ारों नहीं भाग जाएं तो आप कहना जो मर्जी है, मैंने भगाए हैं हज़ारों लोग। मगर मतलब ये है, इनके दिल से वो डर निकालना बड़ा ज़रूरी है। जिस दिन इनके दिल से वो डर निकल गया, जो इनका ख़ानदानी डर पुराना सदियों से, हज़ारों सालों से इनके ऊपर पड़ा है, तो ये लोग ऐसे बाहर जाएंगे भागते हुए। वो डर निकलेगा कैसे? वो फार्मूला क्या? वो डर यही फार्मूला है कि इनको एजुकेट किया जाए, और इनके सम्मेलन छोटे छोटे जो हम लेंगे, इनको वहाँ सम्मेलनों में भी एजुकेट किया जाए। भाई ये जो रास्ता है एजुकेशन का, ये हमारा डर भी निकालेगा और हमें तरक्की के रास्ते पर भी ले जाएगा। इसके बुलाना कोई चारा नहीं। चलिए ये भी देख लेते हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। भाई साहब, अपना नाम बताइए। डॉक्टर अजय। डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ बताइए कि युवाओं में एक धारणा है, ओबीसी और एससी के लोग इकट्ठे नहीं होना चाहते, लड़ाई लड़ने के लिए तो सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, ये कैसे होगा? देखिए, दो तरीके के लोग हैं। एक कैमरे पर आना पसंद करते हैं, एक ज़मीनी स्तर की लड़ाई लड़ते हैं। अब होता क्या है, जो कैमरे के जो लोग होते हैं वो मीडिया बाइट दिया और चले जाते हैं। अब बात आते हैं ज़मीनी स्तर की। ज़मीनी स्तर पे जब तक आपका उस ब्लॉक के, उस गांव के, उस घर के, उस मकान नंबर तक आपकी पहुंच नहीं होगी, तब तक आप यूनाइट नहीं हो सकते। आप मुझे कोई एक उदाहरण बता दीजिए कि जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक अगर आपकी ज़मीनी पकड़ है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ज़मीनी पकड़ की आप बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो खुद ही इकट्ठे नहीं हो रहे एक दूसरे के साथ। हम बैठना नहीं चाहते हैं, बात ही नहीं करना चाहते हैं, तो फिर लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? ज़मीनी पकड़ कैसे? ये चीज़ मैंने फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि हमें कैडराइज प्रोग्राम करना होगा, और कैडराइज प्रोग्राम के अंदर हमें बच्चों को वहाँ पे शिक्षित करना होगा। जैसे अभी भी आज बात हुई कि महापुरुषों के बारे में हमें जानना होगा। दूसरा, यहाँ पे जल्द ही यहाँ पे जैसे प्रधान जी ने बताया, यहाँ पे कि लाइब्रेरी का
एक प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं ताकि बच्चे यहाँ पे शिक्षा को आराम से ले सकें। पढ़ाई मुख्य उद्देश्य बताया जा रहा है। और अशोक जी हमारे साथ हैं। अशोक जी, आज ओबीसी समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और देख कर के खुशी हो रही है कि आज यहाँ से मंच से नारा लगाया गया बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, और आगे से आवाज़ आई मुर्दाबाद। ये क्या हो गया? देखिए, जागरूकता आदमी को रोशनास करती है, शऊर देती है, अकल देती है। जितने भी सुबह से वक्तागण यहाँ बोल रहे थे, मुझे लगता है ये उन वक्तागण और ख़ासकर हमारे जो मुख्य वक्ता आए हैं हमारे प्रजापति समाज के डॉक्टर साहब हैं, जिन्होंने की रिसर्च भी संतराम BAG पे की हुई है, तो उनका प्रभाव मैं देख रहा हूँ, सब पे पड़ा है। उन्होंने बड़ी ही बारीकी से समझाया है कि संतराम BAG का आंदोलन किनके विरोध में था और क्या क्या उन्होंने किया। और आज बहुत सारी चीज़ें जो हमें इसलिए पता थी क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं बाबा साहब को, फुले साहब को, संतराम BAG को, हमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ पता रहता है। बट मैंने देखा आज पूरे पंडाल के 99% लोगों को शायद पहली बार पता लगा कि संतराम BAG कहाँ से उठे, उनकी बैकग्राउंड क्या थी, वो संतराम BAG बनने की जो प्रोसेस है उसके पीछे उनके घर वालों का क्या रोल था, उनके पिताजी का क्या रोल था, फिर वो आगे जब कॉलेज में जाते हैं वहाँ उनका क्या करिश्मा था, और एजुकेशन लेने के बाद उन्होंने क्या मिरेकल किया। लाइक 100 से ज़्यादा किताबें लिखी, 4 से ज़्यादा भाषाएं वो मतलब उनके ज्ञाता, और उसके बाद मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम 10,000 से ज़्यादा इंटरकास्ट मैरिजेस इसलिए कराना क्योंकि बाबा साहब ने कहा था स्टे इंसिडेंट्स जो मैरिजेस के वो रेवोल्यूशन नहीं लाते, इक्का दुक्का शादी हो गई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बाबा साहब के इस बात से प्रेरित होकर उन्होंने इतनी शादियां करवा देना कि मतलब अभी तक वो एक रिकॉर्ड होगा, मेरे हिसाब से वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि एक संतराम BAG उस ज़माने में, सर मैं जिस ज़माने की बात कर रहा हूँ, हमारे OBC के लोग सांस लेने में भी दिक्कत आती थी बड़े बड़े तथाकथित ऊंची जाति के आदमी के सामने खड़े होने में। उस ज़माने में संतराम BAG इतना बड़ा रिवोल्ट कर रहे हैं, ये विद्रोह है, और इस विद्रोह को बचाना और उसका असर देखिए आज 2023 में हम उनको यहाँ याद कर रहे हैं, तो ये समझना होगा इसके पीछे वो बैकग्राउंड है। तो वो बैकग्राउंड जब लोगों के दिमाग में गई तो लोग कहीं रिलेक्टेंट हो गए। मैं खैर मैं किसी पार्टी के विरोध में या फेवर में नहीं हूँ, ना मैं किसी धर्म के विरोध में, या बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब ने, हमारा आइन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार देता हम किसी भी पार्टी के फेवर में जाएं या किसी भी धर्म को अपनाएं, वो हमारा बेसिक अधिकार हमारे पास रहता है। तो लोगों में एक चेतना आई कि यार आज भी हम क्या तथाकथित ऊंची जातियों के ही गुण गाएंगे। तो उनके दिमाग ने उनको समझाया कि डॉक्टर साहब ने और हमारे दोनों डॉक्टर साहब ने और बाकी वक्तागण ने और हमारे सतिया जी के प्रयास को तो मैं बहुत ही ऊपर मानता हूँ, जो इतनी बड़ी, बिल्कुल ये याद रखिएगा, हम नहीं रहेंगे इस दुनिया में, मगर इनके इस प्रयास को आज हम संतराम BAG को याद कर रहे हैं, इनके साथ याद किया जाएगा, आने वाले समय में याद किया जाएगा। ये एक बड़ी बात है कि शुरुआत करना एक बड़ी चीज़ है। सतिया साहब, आपने ये शुरुआत तो कर दी, अब इसके रिजल्ट क्या आएंगे? एजेंसियों के पास खबरें पहुंच गई होंगी कि अब विरोध शुरू हो गया है, अब विरोध शुरू हो गया है और अब कुछ बदलाव हो। नहीं, विरोध हम वो नहीं कर रहे हैं कि हमको देश विरोधी है, वो विरोधी नहीं कर रहे हैं, हम देश विरोधी नहीं है, हम राष्ट्रवादी हैं। विरोध उन चीज़ों का करेंगे जिन पॉलिसीज़ की वजह से हमारे समाज को नुकसान होता है, उनका तो विरोध करेंगे, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर कोई कानून हमारे विरुद्ध बनाया जाता है, हमारे बच्चों के विरुद्ध बनाया जाता है, तो उसका विरोध हम करेंगे। तो जो आज का मंच है यहीं से हम शुरू कर देंगे, और इससे पहले भी करते हैं, जो हमारा चौथा पाँचवा 2016 से कर रहे हैं, लेकिन उसमें बढ़ोतरी हो रही है, आज बहुत अच्छा हुआ है, इसके बाद इससे भी बेहतर होगा। काफ़ी सारे बच्चे जहाँ आएंगे वो भी सीखेंगे। तो संतराम BAG को मैं काफ़ी देर से पढ़ता हूँ, ऐसी बात नहीं, शायद इधर जम्मू में कोई भी नहीं पढ़ने वाला। ये उनको वहाँ तक गया हूँ जहाँ इनका जन्म स्थान है, और मैं उस लाइब्रेरी तक गया हूँ। होशियारपुर में एक लाइब्रेरी है जी, तो हरियाणा और पंजाब की सांझी लाइब्रेरी है, मैं वहाँ तक भी गया हूँ। वहाँ इनकी लाइब्रेरी में कुछ किताबें हैं, कुछ लुप्त हो चुकी हैं। तो जितना भी सर्च करके हम लाए हैं समाज के लिए, समाज का संतराम BAG को हम रोल मॉडल लेकर चलेंगे। जैसे हमारे जहाँ संत गोरा जी महाराजा हैं, तो वो हमारे आस्था हैं, तो संतराम BAG हमारे रोल मॉडल हैं। माफ़ करना, आई बिलोंग टू। अच्छा, फिर बात ये है कि गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी में 10 पीढ़ियों में बहुत ज़्यादा अंतर आया। आज गुरु गोविंद सिंह को रोल मॉडल लेकर चल रहे हैं हम। वो ज़माना था जब उन्होंने 5 सिर मांगे थे, लेकिन वो तो सत्ता का विरोध है, सरकार का सीधे तौर पर विरोध है। फिर वो नहीं, हम सरकार की मौके की अगर गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं तो मौके की हुकूमतों के साथ टक्कर है, सीधी किसी एक से नहीं है। टक्कर तो लेनी पड़ेगी,
जो टक्कर नहीं लेगा वो मर जाएगा, सीधी बात है। वो जो हालात बनाए जा रहे हैं ये जानबूझकर टक्कर पैदा करने के हालात बनाए जा रहे हैं। जब हम जहाँ रहते हैं, क्या हम देश के शहरी नहीं हैं? जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है हमको ओबीसी रिजर्वेशन की, तो ये जो ये भाड़ेदारी सरकारें आती हैं, आज कोई है कल कोई है, आज कोई है कल कोई है, ये झूठे वायदे करके चले जाते हैं। जो हमारे साथ इम्तियाज़ किया जा रहा है वो तो जातीय आधार पर किया जा रहा है, ना कि हमारे वो मजहब के आधार पर किया जा रहा है। ये तो जातीय आधार पर, वर्ण व्यवस्था के आधार पर हमें पीछे रखा जा रहा है। वो तो कहते हैं, अब ये कहा जाता है कि ना तो जाति के आधार पर है ना वर्ण व्यवस्था अब है, अब तो देश कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है। तो देश कॉन्स्टिट्यूशन में से चल रहा है, मानते हैं देश कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है, मानते हैं हम, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन है एससी के लिए, ओबीसी के लिए, वो जातीय आधार पर है, ना कि वो किसी आप पार्टी को ले आएंगे बीच में। माफ़ करना, जो अब जो पीछे लिस्ट निकली थी 17 जातियाँ इंक्लूड कर दी, उसमें एक जाति पर एक दिन लिखते हैं वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, फिर दूसरे तीसरे दिन एक न्यूज़ लगती है वेस्ट पाकिस्तानी हिंदू रिफ्यूजी। ये क्या फ़र्क है? वो कौन सी जात है? अब ये आपकी खबर चलेगी, वो जातें डाल दी गई जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट में इंक्लूड ही नहीं थी, वो जानबूझकर उधर से लाई डाल दी गई। जैसे वो मणिपुर में हुआ, क्या ऐसे हालत पैदा कर देंगे हमारे लिए? इट इज़ वेरी सीरियस फॉर वी पीपल। नहीं, अब ये जो खबर चलेगी, अब लोग कहेंगे कि आरक्षण की वजह से ये सब कुछ होता है। ये कमेंट आते हैं नीचे कि आरक्षण खत्म कर दीजिए तो जातियाँ खत्म हो। आप ये बताएं कि जब ये आरक्षण लागू नहीं था, मान लिया 26 जनवरी 1950 से पहले आरक्षण लागू नहीं था, आप मुझे जवाब दें वो किन लोगों को आरक्षण था? बस आप दें ना जवाब मुझे। जवाब तो उनसे पूछिए जो नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो किन लोगों को आरक्षण था? तलवार किसके हाथ में थी? तराजू किसके हाथ में था? पैसा किसके हाथ में है? ज्ञान विज्ञान किसके हाथ में था? हमारे हाथ में तो वो बर्तन बनाना था, बस इसके ऊपर कुछ नहीं। खुल के बता दीजिए किनके हाथ में? हाँ जी, किनके हाथ में? वो आप अच्छी तरह जानते हैं, जो आप अच्छी तरह जानते हैं, जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, जो वर्ण व्यवस्था से ऊपर जाति के लोग हैं, उनके हाथ में था। आप भी अच्छी तरह जानते हैं। ये संविधान अगर ना होता तो हालात क्या होते वो भी समझना जरूरी था। कटारिया साहब, अब एजुकेशन तो आ गई, लेकिन समाज के लोग खुद ही एक दूसरे से नहीं जुड़ना चाहते, तो लड़ाई लड़ने के दावे जो हो रहे हैं, क्या ये दावे पूरे हो सकेंगे? देखिए सर, समाज को इकट्ठा करना एक मुश्किल काम है। इसलिए मुश्किल काम है कि जो सामाजिक व्यवस्था है, जो सामाजिक डिवीज़न है, वो डिवीज़न ऐसे तरीके से की गई है कि उनका इकट्ठा होना नामुमकिन सा लगता है, मुश्किल। देखिए मुश्किल क्या आ रही है, हर कास्ट का अपना देवता है, हर कास्ट का अपना मंदिर है, हर कास्ट का अपना एक काम है, तो हर कास्ट दूसरी कास्ट को नीचा समझती है। तो ये जो सारे फैक्टर हैं, ये ऐसे फैक्टर हैं, मतलब कास्ट सिस्टम की बनावट, कास्ट सिस्टम का जो बनावट है वो अपने आप में ऐसी है कि कभी भी दो कास्टें आपस में जुड़ नहीं सकती। अब इस समस्या पर हम वेरी मच काम कर रहे हैं कि कैसे इन सब को फेविकोल लगा के जोड़ा जाए, ताकि ये 52% जो है ये इकट्ठा हो जाए। जब ये इकट्ठे हो जाए तो सब कुछ हो जाएगा। 52% को इकट्ठे करने की बात हुई है। कट मार, ठीक है। आप क्या समझते हैं कि युवाओं का खास करके अहम रोल रहा है, चाहे क्रांति लाने में या फिर किसी भी जंग को लड़ने के लिए, लेकिन युवाओं का खास कर मुझे दिख नहीं रहा इस ओर। अब बुजुर्ग तो सामने आ रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, लेकिन युवा कम दिख रहे हैं। नहीं, अब आगे से आप देखेंगे युवा जोर शोर से आगे आएंगे, अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे, और वो दूर नहीं, जब पूरे हक हमें मिलेंगे और हम लेके रहेंगे। लड़ाई किससे लड़नी है? लड़ाई हमने उस ताकतों से लड़नी है जिन्होंने आज तक हमें बांध के रखा, जिन्होंने आज तक हमें मौका नहीं दिया, जिन्होंने आज तक ये कह के रखा कि इनका कोई अधिकार नहीं है। अब सारे अधिकार जो हमें मिलने चाहिए वो हम लेके रहेंगे। जातियाँ कैसे जुड़ेंगी विसोत्रा साहब? जातियाँ जोड़ने का दावा किया गया है, किसी फेविकोल से जुड़ सकती हैं क्या? बिल्कुल जुड़ सकती हैं। देखिए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट अगर आप पढ़ेंगे और संतराम BA जी की अगर लिटरेचर को पढ़ेंगे तो उन्होंने पूरी ताकत लगा के ये कहा कि जातियाँ टूटनी चाहिए। जातियाँ तोड़ने के लिए एक फार्मूला हमने कई बार यहाँ डिस्कस किया है। मेरा ऐसा मानना है कि OBC SC ST की जितनी भी जातियाँ हैं वो अपना नाम तो लिखते हैं सारा, एक तो वो अपनी ऑब्जेक्टिव क्लास में वो सारी चीज़ें एक जैसी लिखें,
कि जिनसे इनकी यूनिटी हो, यानी उनकी ऑब्जेक्टिव क्लास जो होती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन की, उसमें वो सारी जातियों को एक मंच पे लाने के प्रयास जो हैं उनके बारे में लिखें और उस पर काम करें। और सारे, जैसे ये कुम्हार बरादरी के हम सभा में हैं, तो बाकी जो जातियों की बरादरी हैं उनको यहाँ इन्वाइट किया जाए, वहाँ पे इनके समेत बाकियों को इन्वाइट किया जाए, तो सब SC ST OBC के रिप्रेजेंटेटिव्स को और लोगों को इकट्ठा बुलाया जाए और विचार एक जैसे बनाए जाएँ। दूसरा एक सुजेशन मैंने काफ़ी बार दिया है, ये प्रधान जब भी चाहेंगे उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे और करेंगे तो बड़ा उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। आप बड़ा बड़ा नाम लिखिए अपनी बिरादरी का, अपने गेट पे भी, अपनी सभा पे भी, उसके नीचे जय मूल निवासी लिखिए, क्योंकि हम सब मूल निवासी हैं। विदेशी आर्य जो है हमारे सर पे राज कर रहे हैं, तो एक लकीर खिंच जाएगी कि दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। और अशोका स्तंभ का लगाइए निशान, बैल का, सिंधु घाटी का हमारा निशान लगाइए। तो आइकन्स और हमारा जो एक स्लोगन वो एक हो जाना चाहिए। बीच में आप प्रजापति सभा लिख लीजिए, सैन समाज सभा लिख लीजिए, लोहार तरखान का अपना जो विश्वकर्मा सभा लिख लीजिए, जीवर बरादरी जो अपनी सभा लिख, ऐसे चमार अपनी सभा लिख लें, मेघ महाशा बटवाल सब अपनी सभा, लेकिन आइकन हम सब एक जैसे रखें और स्लोगन एक कर लें। जब सब जय मूल निवासी बोलेंगे तो जातियों का वो जो मानसिकता वाला प्रभाव है वो दिन ब दिन कम होता जाएगा। और अगर संतराम BA जी ने अपने परिवार में सबकी अंतर्जातीय विवाह करवा के एक मिसाल कायम की है, तो मैं इन सब प्रधानों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आप इकट्ठा होकर ऐलान कर दीजिए, जहां भी अंतर्जातीय विवाह होगा हम उसका समर्थन भी करेंगे, उनको इनाम भी देंगे। जैसे राजस्थान सरकार ने अब कह दिया है कि अंतर्जातीय विवाह पे 10 लाख का इनाम दिया जाएगा, तो हमारे प्रधान भी इकट्ठा हो जाएं। हमारे बच्चे, देखिए मेरे बच्चे किसी भी बिरादरी के बच्चे एक जैसे बच्चे हैं, ये देश के बच्चे हैं, समाज के बच्चे हैं, हम सब यहाँ के मूल निवासी बहुजन हैं, हमारे बच्चे हैं। जातियों में तो दुश्मन ने बांटा, वर्ण में तो दुश्मन ने बांटा, तो वर्ण और जातियाँ दुश्मन की खेती है, जिसकी फसल वो खाता है। हम इसे काटेंगे तो इसकी फसल हम खाएंगे। हम जातियों का विनाश करेंगे, जो संतराम BA जी का मेन मैसेज था। हम वर्ण आश्रम को ख़त्म करेंगे, वर्ण व्यवस्था को ख़त्म करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो उस हर चीज़ को ध्वस्त कर देंगे जो हमारे विरोध में है। मगर अब हम अपने आने वाली पीढ़ियों को ये दंश नहीं भोगने देंगे, ये तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करने देंगे, ये पक्की बात है। बहुत बड़ा दावा कर दिया गया है कि अब SC ST OBC समाज आपस में शादियां भी करेंगे और सभी एक मंच पर इकट्ठे होंगे। सदियों से जिनको अलग अलग खित्तों में बांट दिया गया, अलग अलग जातियों में बांट दिया गया, अब वो समाज एक मंच पर होगा, एक मंच से आवाज़ उठेगी, तो हो सकता है आने वाले समय में देश की तस्वीर कुछ और होगी। बहुजन समाज या यूँ कहें मूल निवासी लोगों का राज कायम होने का समय आ चुका है। इन बातों को सुनने के बाद समझ आ रहा है। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या जो नहीं दिखाई जा रही। धन्यवाद।